नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हम इतिहास शब्द की परिभाषा पर बात कर चुके हैं। इतिहास के प्रति अ, क्या भारतीय दृष्टिकोण रहा है, क्या पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा है, हम इस पर बात कर चुके हैं और इसमें हम इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो वहाँ हमने यूनानी विद्वान हेरोदोतस की बात की, वहाँ पर जर्मन दार्शनिक कांत की बात की और इस तरह विभिन्न विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा इतिहास दर्शन की जो व्याख्या है उसे समझने की चेष्टा की। साहित्य के इतिहास दर्शन पर अब हम बात कर रहे हैं और उसी क्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है, साहित्य इतिहास की क्या प्रस्तावना रही है और कौन-कौन से विचारक, कौन-कौन से इतिहासकार, कौन-कौन से साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हम उस पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम ये पदबंध देखते हैं तो यहाँ पर 2 शब्द प्रमुख हैं, एक होता है साहित्य और एक है इतिहास। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जैसा हमने जाना राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि में हम सामान्यतया बात करते हैं और जब हम राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेते हैं तो ये विदित होता है कि इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कि इतिहास से संबंध ना हो। इसलिए जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य का भी इतिहास से अन्य वस्तुओं की तरह, अन्य विषयों की तरह उतना ही संबंध है और साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है। तो साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से करने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस समय में कैसा साहित्य रचा गया और उस साहित्य की सर्जना में तत्कालीन परिस्थितियों का क्या प्रदेय रहा। यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्रेंच विद्वान हैं, जो तैन है वो कहते हैं कि वहाँ पर जाति, वातावरण और मोमेंट जो क्षण विशेष है उसकी बात तैन करते हैं और वहाँ पर जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण का अध्ययन वो ऐतिहासिक दृष्टि में करने के लिए आवश्यक समझते हैं। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इतिहास की बात करते हैं और वो भी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो ऐतिहासिक विवेचन किया जाता है और दूसरा आलोचनात्मक अनुशीलन। तो जब हम ऐतिहासिक विवेचन करेंगे तो वहाँ पर जो तत्कालीन परिस्थितियाँ रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो अ, या कि साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, उनका विवेचन हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करेंगे। और जब हम आलोचनात्मक अनुशीलन की बात करते हैं साहित्य इतिहास में, तो किसी भी कृति का उसके तमाम गुण दोषों के साथ आलोचनात्मक दृष्टि से उसका विवेचन ही आलोचनात्मक अनुशीलन कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम इतिहास संज्ञक रचनाओं की बात करेंगे, साहित्य इतिहास संज्ञक रचनाओं की बात करेंगे, तो वहाँ पर उनमें ऐतिहासिक विवेचन से अधिक उसमें आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक रहेगा। आलोचना से यहाँ तात्पर्य नकारात्मक गुणधर्म विवेचना से नहीं है, वरन किसी कृति के संपूर्ण गुण और दोषों की विवेचना ही आलोचनात्मक अनुशीलन में हम करते हैं। तो ये यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जब हम साहित्य इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा हम बल आलोचनात्मक अनुशीलन पर देंगे और वहाँ पर जब हम देखेंगे कि आलोचनात्मक जो पुस्तकें जितनी भी हम साहित्य की देखते हैं, वहाँ पर यद्यपि ऐतिहासिक व्याख्या मौजूद रहती है लेकिन आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक होता है। तो यहाँ पर किसी भी साहित्य इतिहास के लिए वहाँ पर आत्म प्रशंसा, वैयक्तिक प्रतिक्रिया, एक पक्षीय विवरण ये नहीं होकर इतिहास की परंपराएं, धाराएं, युगीन और जो प्रवृत्तियां हैं उनका तटस्थ विश्लेषण
वहाँ पर आवश्यक होता है। ये किसी भी इतिहास की मूलभूत शर्तें कह लीजिए, आवश्यकता मान लीजिए, मानी गई है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि जब आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना में मूल्य और मूल्यांकन की बात होती है, जबकि इतिहास में परंपराओं, वाद विशेष, उस समय कौन सी प्रवृत्ति चल रही थी या प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है। तो जब साहित्य इतिहास होता है तो वो इन्हीं दोनों तत्वों के मिले जुले प्रयासों से निर्मित होता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो चूंकि हम हिंदी भाषा का प्रारंभ ही 1000 ईस्वी से मानते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भी हम 1000 ईस्वी से लेकर जो पिछले 1000 वर्षों में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इस दीर्घ अवधि में लिखे गए विपुल साहित्य को, जैसा कि हम जानते हैं, अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन कालखंडों पर बात करते हैं और इन्हीं कालखंडों की विषय वस्तु पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बात करते हैं। लेकिन जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं तो वास्तविक जो सूत्रपात है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन जो मध्यकाल में अर्थात जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो वहां पर जो वार्ता साहित्य लिखा गया, जो कृष्ण भक्ति साहित्य से संबंधित है, जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता और या भक्तमाल, ये जो ग्रंथ हैं इसमें भी अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिल जाता है। तो ये भी साहित्य इतिहास के ग्रंथों के प्रारंभ में हम इन ग्रंथों का नाम ले सकते हैं। इसी के साथ कविमाला, कालिदास, हजारा, ये जो ग्रंथ हैं वो भी एक तरह से कविवृत्त संग्रह के रूप में माने जाते हैं। इसलिए ये भी एक तरह से इतिहास लेखन की परंपरा के बीज माने जा सकते हैं। इन्हें इतिहास ग्रंथ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर काल क्रमानुसार वर्णन नहीं है, यहाँ पर जो साहित्यिक अनुशीलन है वो नहीं मिलता है, प्रवृत्तिगत जो विवरण है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए ये केवल और केवल विवरण ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका के रूप में मध्यकाल में ये ग्रंथ हमें मिलते हैं। जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की ये जो दीर्घकालीन गाथा है, ये जो इतिहास है, इसको सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का यदि सर्वप्रथम प्रयास देखा जाए तो वो गारसद तासी करते हैं और गारसद तासी फ्रेंच विद्वान है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है, जो पहला इतिहास ग्रंथ है, वो फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा गया जिसका नाम है गारसद तासी। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। तो इसकी रचना जब हम देखते हैं तो 2 भागों में होती है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित होता है। जब हम देखते हैं तो इन दोनों ही भागों में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का जो विवरण है वो वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया है। गारसद तासी के इतिहास को पूरे नंबर नहीं दिए जा सकते हैं, पूरे अंक नहीं दिए जा सकते हैं, बहुत सारी कमियां यहाँ पर मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं मिलता है, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण नहीं किया गया है, तत्कालीन जो युगीन परिस्थितियां रही है उनका विवेचन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, कवियों का रचना काल दिया गया है, इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में रखे जाने से कोई संकोच नहीं किया जा सकता। बहुत सारी न्यूनताएं हैं लेकिन फिर भी ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त करता है। इसी ग्रंथ का 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें से 3 खंडों में पर्याप्त संशोधन कर परिवर्तित किया गया। तो प्रोफेसर गारसद तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी या कि फ्रेंच भाषा में लिखा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने
अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सद तासी था और ये निर्विवाद है। तो यहाँ पर प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा की एक यहाँ पर संकल्पना सामने आती है, एक निष्कर्ष, एक व्युत्पत्ति यहाँ पर सामने आती है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हुए हैं, वे कहते हैं कि तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों और लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद वे हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से करते हैं। तो प्रोफेसर जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, उन्होंने इसी का जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। इसी बीच एक जो ग्रंथ आता है वो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा, और वो लिखा है तबका शोरा या तजकिरा ई शोरा ई हिंदी। ये एक ग्रंथ सामने आता है और ये 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ में लगभग 1004 कवियों का उल्लेख है और इसमें 60 से 62 हिंदी के कवि हैं। तो ये पहली बार इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है यदि इस ग्रंथ को देखें, लेकिन यहाँ पर भी नामकरण का प्रयास नहीं है। तो ये तो कुछ ग्रंथों की बात हुई। इसके पश्चात हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यदि देखें तो दूसरी जो महत्वपूर्ण कृति आती है फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी के बाद, तो वो शिव सिंह सेंगर की है और उनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, और ये 1883 ईस्वी में इसकी रचना होती है। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े जो कवि हैं उनका जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां और कविता के उदाहरण दिए गए हैं। यदि शिव सिंह सेंगर की बात करें तो उन्होंने इस ग्रंथ में कवियों का रचनाकाल और जन्मकाल भी दिया है, यद्यपि उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में मिलता है। तो शिव सिंह सरोज ने 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ पहली बार। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने हैं, उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय जो है अकारादि क्रम में दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है इतिहास ग्रंथ, वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में करवाया। अनेक विद्वान जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं, इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास वे मानते हैं, और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त यहाँ पर ध्यान रखें। इस ग्रंथ में यदि देखें इसकी विशेषता क्या है, तो पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम में वर्गीकृत करने की चेष्टा यहाँ पर की गई है, और साथ ही प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। तो ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल और केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से बाहर रखा है। साथ ही अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं लिया। ये एक सीमा भी मानी जा सकती है। तो यहाँ पर परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग ग्रियर्सन स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ एक वो अपना एक दृष्टि लेकर चलते हैं। तो ग्रियर्सन अपने इस इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गार्सद तासी के द्वारा जो एकत्र की गई सामग्री है उसका उपयोग करते हैं। वार्ता साहित्य से भी वो संदर्भ लेते हैं और यथास्थित उनका संदर्भ भी देते हैं, सूचना भी देते हैं। तो ग्रियर्सन का ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और 11 अध्यायों में ये ग्रंथ विभक्त है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। युगीन
प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन भी मिलता है। और ग्रियर्सन ही सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इस हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की उपलब्धि है। उनके इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है कि इसकी रचना उस कालखंड में होती है जब हिंदी साहित्य की जो सामग्री है वो इधर उधर बिखरी हुई थी, उसे संग्रहित नहीं किया गया था, उसका अनुशीलन नहीं किया गया था। तो किसी भी इतिहास लेखक के लिए जो एक कच्ची सामग्री जुटाने का प्रयास, जो काम किया है, वो ग्रियर्सन ने यहाँ पर किया है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि हमने कहा, किशोरीलाल जो वाजपेयी है, किशोरीलाल गुप्त जो है वो कहते हैं, और काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद चूंकि अंग्रेजी में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नलन विलोचन शर्मा कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये वो उद्भावना करते हैं। इसके पश्चात जिस इतिहास ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्रबंधुओं द्वारा रचित मिश्रबंधु विनोद जो ग्रंथ है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में की गई है, जिसमें से प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जब हम मिश्रबंधु विनोद की बात करते हैं तो सारे रचना काल को वो 8 कालखंडों में विभक्त करते हैं, विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, साहित्यिक महत्व बताते हैं, और इसके लिए वो तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कवियों की सामग्री है वो मिश्रबंधुओं से लेते हैं। उनकी स्वीकारोक्ति है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ अर्थात मिश्रबंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ आता है। इसके पश्चात जो हम सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास की बात करते हैं तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास वो लिखते हैं, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ये ग्रंथ पहले, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय वहां दिया है। यद्यपि उनके कुछ झुकाव है वहां पर, उनके वो कुछ पूर्वाग्रह वहां नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। वहां पर वो अपने इतिहास ग्रंथ में आदि से लेकर अंत तक जनता की चित्त वृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन आता है उसको परखते हुए साहित्यिक परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाने का प्रयास वो करते हैं। यदि शुक्ल जी की बात करें तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो काल विभाजन को लेकर है। वो अपने साहित्य के इतिहास में ये काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं। और मिश्रबंधुओं और ग्रियर्सन ने यद्यपि इस प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वे प्रयास अधिक सफल नहीं माने जाते हैं। और शुक्ल ने मिश्रबंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी नहीं देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये वो वहां पर अपना वक्तव्य वहां पर देते हैं। तो शुक्ल जी जो काल विभाजन करते हैं वो सरल और स्पष्ट दृष्टि से करते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय भी होता है। वो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में विभक्त करते हैं। पुनः उन्हें 2 उपविभागों ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करते हैं। ये पहली पहल वो करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सर्जना शुक्ल ने उस समय की थी
उस समय वो करते हैं जब हिंदी में अनुसंधान और आलोचना का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। उस समय तक अनेक विवादास्पद प्रश्न अनसुलझे हुए थे। हिंदी की बहुत सारी अप्रामाणिक सामग्री भी प्रामाणिक मानी जाती थी। तो वहां पर शुक्ल अपने व्यापक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक विवेचनात्मक पद्धति से, सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति से अनेक निष्कर्ष वहां पर लेकर आते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास अपने नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से वो लेकर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह नाम का प्रयोग करते हैं और वो हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को मानते हैं। तो और मिश्र बंधु विनोद को वो वृहदाकार वृत्त संग्रह का नाम देते हैं। तो ये कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात। इसी तरह हम बात करें तो FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक एक ग्रंथ लिखा है। एडविन ग्रीव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक जो साहित्य इतिहास लिखा है। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए हैं और धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक परंपरा वहां पर दिखाई देती है, उसमें हम देखें तो सूर्यकांत शास्त्री का नाम आता है। वो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखते हैं और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में उन्होंने प्रमुख कवियों पर लंबी और तुलनात्मक समीक्षाएं लिखी है। श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ आता है। ये इसमें 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 अध्याय मिलते हैं। तो विशिष्ट धाराओं का वर्णन है। रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक का ग्रंथ आता है। 1988 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। हरिओद जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1988 ये भी विक्रम संवत में है और ये भी विक्रम संवत में ये ग्रंथ सामने आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1995 विक्रम संवत में सामने आता है और इसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधुओं का द्वारा लिखित है, जो मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। यदि हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य प्रमुख ग्रंथ देखें तो उनकी सूची आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह और हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। इसी तरह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का आध्या इतिहास सुमन सिंह और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित है। इसी तरह हम देखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी एक ग्रंथ आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसी तरह हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास की जब हम बात करते हैं तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा ये 16 खंडों में प्रकाशित होता है, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल वहां पर नजर आता है। तो इसी तरह ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। इसी तरह ब्रजरत्न दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं। इस प्रकार अनेक जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात गायसद तासी करते हैं वो किस तरह पुनर्जीवित रही उसको बताते हैं और ये परंपरा आगे और विकसित होगी ऐसी हम आशा करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमने बात की। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर हम सतत चर्चा करेंगे। नमस्कार।